आज सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, आपको मेरे साथ साथ रिवीजन करना है और जैसे मैं सिखाऊंगा ऐसे ही आपको घर पे रिवीजन करना है पूरे लेक्चर का। कितनी देर में करें? 4 मिनट में। टाइम नोट कर लो, करो स्टार्ट। पहला क्या पढ़ा? व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसके बाद एनसीईआरटी के 2 पॉइंट, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। एजिडोथाइमिडिन दैट इज AZT इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। इसके बाद व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम, इनडेफिनेट शेप, और गैस का इनडेफिनेट शेप, इनडेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड लिक्विड में जाएगा किस टेम्परेचर पे? मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड गैस में जाएगा किस टेम्परेचर पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। ये हमने पढ़ा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा? 2 टाइप का, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स होती है और मिक्सर की फिक्स नहीं होती। फिर आपने पढ़ा एटम, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। जैसे हाइड्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, कार्बन का एटम, कॉपर का एटम, ऐसे। और मॉलिक्यूल क्या होता है? मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच में बी सेम और डिफरेंट। ठीक, तो अब मॉलिक्यूल के एग्जांपल दो। H2, O2, O3, N2, F2, Cl2 या S8, P4, कार्बन 60, ये सारे क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो सेम एटम से बने हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CO2, H2O, H2O2, H2SO4, SO3, SO2, ये सब क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम से बने हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस 2 टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट किसे कहते हैं? विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एग्जांपल H2 है, O2 है, O3, N2, कार्बन 60, डायमंड, ग्रेफाइट, या इसके अलावा S8, P4, आयरन, कॉपर, सब क्या है? एलिमेंट। सेम एटम से मिलके बने हैं। और जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना हो कंपाउंड कहते हैं। एग्जांपल H2O, H2O2, CO, CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, H2SO4, SO3, SO2, ये सब आ जाएंगे। फिर आपने एक असर्शन रीजन किया था, कार्बन 60 एन एलिमेंट, सही है? असर्शन सही है। रीजन, इसमें रीजन क्या था? एन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम विच में बी सेम और डिफरेंट। रीजन गलत था। ठीक, ऐसे कराए थे असर्शन रीजन। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? मिक्सर। 2 टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सर, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में कंपोजिशन थ्रू आउट सेम, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस एल्कोहल। और हेटेरोजीनियस में कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होती, उसमें क्या होता है? एग्जांपल वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस ऑयल। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? मोल। मोल क्या है? मोल इज नाइदर ए फिजिकल क्वांटिटी नॉर ए केमिकल पैरामीटर, रादर इट इज ए मैथमेटिकल नंबर हुज वैल्यू इज 6.022 into 10 की पावर 23, जिसको किससे डिफाइन करते हैं? Na से। ठीक, तो जैसे 1 डजन में 12 होता है, वैसे ही 1 मोल में कितना होता है? Na पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद 1 मोल CO2 इज इक्वल टू NaCO2 मॉलिक्यूल्स। और टोटल एटम्स टोटल एटम्स 3 Na एटम्स। ओनली कार्बन के कितने एटम्स? Na कार्बन एटम्स। और ओनली ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 2 Na एटम्स। ये किया था। फिर आपने मोल की डेफिनेशन पढ़ी। मोल इज it is the amount of substance that has as many entities as number of atoms present in 12 gram of carbon 12 isotope। सही है? तो इसकी यूनिट क्या होती है? मोल होती है। तो कार्बन के एक एटम का मास 12, जो कार्बन 12 है उसके एक एटम का मास 1.992648 into 10 की पावर -23 ग्राम, यही होता है। ठीक है, पक्का? अब इसके बाद बताओ, 1 मोल की वैल्यू फाइंड आउट करना सीख लिया था। ये एक तो मास याद रखना कार्बन एटम का। अच्छा, एक कार्बन 12 ही मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एटम क्यों लिया? हाइड्रोजन के रेफरेंस क्यों नहीं लिया? ऑक्सीजन का नहीं लिया, कार्बन 12 का ही लिया, कार्बन 13, 14 लिया? ये आपको सोचना है कि सर ने कार्बन 12 ही क्यों यूज किया, नाइट्रोजन नहीं किया, ऑक्सीजन नहीं किया, हाइड्रोजन नहीं किया। सोचना है, मैं बताऊंगा आगे लेक्चर में। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हमने 2 फॉर्मूले पढ़े आज कैलकुलेशन ऑफ मोल में। नंबर ऑफ मोल्स, अगर मास गिवन है तो वेट डिवाइड बाई मोलर मास। वेट किस में रखेंगे? ग्राम्स में। और अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई Na, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन ये किया था, फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन इन 1 kg सैंपल। तो इसमें 1 किलो मास देगा टोटल। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना? ये है। तो टोटल मास 1 kg डिवाइड बाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, डिवाइड बाई Na कर दो,
क्या आ गया, मोल इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको सिंबल लिखना सिखाया था जो सबको आता है। यहाँ पे Z का एटॉमिक नंबर A है, मास नंबर। अगर न्यूट्रल एटम है उसमें जो Z है वही आपके इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A माइनस क्या कर दो, Z कर दो, यानी यहाँ पे मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब अगर आप किसी में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -1 आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए -2, 3 ऐड किया -3, तो Y इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो Y माइनस आ जाएगा। तो अब X Y माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, Z तो पहले ही थे एटॉमिक नंबर के इक्वल, Y और ऐड कर दिए, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाला +1, 2 निकाला +2, 3 निकाला +3, तो अगर Y इलेक्ट्रॉन निकाल दिया Y प्लस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z माइनस Y। समझे कि नहीं समझे। प्रोटॉन्स कितने आएंगे, हमेशा सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन्स सेम रहेंगे जितने न्यूट्रल में होते हैं। कैटायन एनायन अगर आप किसी एटम का ले रहे हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते, क्या होते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन कार्बन वगैरह में एटम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कर लोगे। नेक्स्ट इसके बाद देखो, फिर फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन फॉलोइंग। इनमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप मोल्स फाइंड आउट करो। मोल से उसमें कितने एटम्स है या कितने मॉलिक्यूल्स है, फिर पर एटम या पर मॉलिक्यूल क्या कर दोगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देख लो और फिर नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते चलो, हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद इन ए सैंपल ऑफ 4.25 ग्राम अमोनिया, ये तो बहुत आसान है यार। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, फिर मॉलिक्यूल्स, एटम्स, नाइट्रोजन एटम, फिर हाइड्रोजन एटम, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम नाइट्राइड आयन, नीट का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको पता है नाइट्राइड आयन जो है, पहले मोल्स फाइंड आउट कर दो, 14 से डिवाइड किया 0.3 मोल, 0.3 एन ने नाइट्राइड आयन्स आ गए। एक नाइट्राइड आयन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 0.3 एन में क्या हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने 3 एन इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और ओनली प्रोटॉन पूछे होते तो प्रोटॉन तो इसमें कितने रहेंगे, जितने नाइट्रोजन में 8 ही रहेंगे, 7 ही रहेंगे, और न्यूट्रॉन भी 7, तो 7 × 0.3 एन, 7 × 0.3 एन न्यूट्रॉन प्रोटॉन आ जाएंगे। अगर इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल में, लेकिन लिखते कैसे, 1s2 2s2 2p6, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। तो एक आयन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इतने आयन्स में कितने हो जाएंगे, बता दोगे ऐसे। एक मैंने आपको चार्ज पूछा था, भाई चार्ज पूछा है इस पे टोटल, तो इतने आयन्स आपके, एक आयन पे चार्ज कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन का 3 माइनस, तो 0.3 एन पे कितना हो जाएगा, 3e × 0.3 एन, एन की वैल्यू पुट कर दो और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। माइनस में रख सकते हो, है ना, क्योंकि एनायन नेगेटिव चार्ज होगा। और ओनली मैग्नीट्यूड पूछा था, ओनली मैग्नीट्यूड बता दो, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ ए गैस, ये केस 3 है। एसटीपी और एनटीपी पे अगर वॉल्यूम दी है तो 1 मोल गैस की वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर। अगर आपको किसी गैस की वॉल्यूम दे दे एनटीपी एसटीपी पे, उसको 22.4 से डिवाइड कर दो, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। ये हमने फॉर्मूला याद करना है, ये डेराइव यहां से किया है, डेराइव करना सिखाया था, ठीक, यहां पे ये समझाया था, लेकिन आपके काम का तो सिर्फ यही है, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद फिर ये हमने कन्वर्जन सीखे हैं। कन्वर्जन तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, कर लोगे या नहीं कर लोगे। और शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम सिर्फ ये फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स वेट डिवाइड बाय मोलर मास, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स डिवाइड बाय एन, या वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4। फिर ये कन्वर्जन सिखाए थे क्वेश्चन के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.8 ml वाटर एट एसटीपी, क्या सिखाया था इसमें, भाई 1.8 ml वाटर एट एसटीपी दे रखा है, तो एसटीपी पे वाटर वेपर्स नहीं होता, सॉलिड या लिक्विड होता 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml होता है, वो वॉल्यूम आपको दे रखी है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दो, मास आ जाएगा, मास से मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोल्स आ गए, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और पर मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.224 लीटर वाटर वेपर्स दे दिया इस बार, वाटर वेपर्स यानी इस बार H2O गैसियस दे रखा है, तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, समझे कि नहीं समझे, हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। अब फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ये वाला, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा, 2 मोल दे दिए हीलियम के, उनका वॉल्यूम कितना 2 × 22.4 हो जाएगा एसटीपी पे। तो अगर रूम टेम्परेचर लिख रखा है फिर PV = nRT से सोल्व करो, और यहाँ पे R रखना होता है आपको 0.082, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल में 0.082, ठीक। अब ये क्वेश्चन था 1 ccN2 दे रखा है एनटीपी पे, तो ये पूछ रखा आपसे
तो कितने एटम से कितने मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ द अबव भी है। तो तीनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, पहले वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से मोल्स, फिर उससे मॉलिक्यूल, फिर एटम, फिर इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ये वाला डेंसिटी ऑफ गैस दे रखी है अननोन गैस एट एसटीपी 1.96, वो पूछ रहा है अननोन गैस कौन सी है। भाई अननोन गैस का अगर मोलर मास हो तो बता देंगे ना। तो आप एक काम करो, आप लिखोगे भाई 1 लीटर का मास कितना है 1.96 एसटीपी पे, तो 1 मोल गैस की वॉल्यूम होती है 22.4, तो 22.4 लीटर का हो जाएगा 1.96 इंटू 22.4, तो ये आ गया 44, यानी ये 1 मोल गैस का मास आ गया। तो किसका होता है, CO2 का। अब ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा, इफ 8.8 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस हैज वॉल्यूम इतना एट एसटीपी, तो बताओ कौन सी गैस है। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा वेट बाई मोलर मास, तो वेट दे रखा है और वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर बाई 22.4 एट एसटीपी, तो आप ये दोनों क्या मोल्स दे रहे, तो दोनों को इक्वल कर दो। आपके पास वेट है, वॉल्यूम है, ये फाइंड आउट करना है, मोलर मास आ गया, गैस बता दो कौन सी है। समझे कि नहीं समझे, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इसमें क्या 4 ग्राम अननोन गैस में ये दे दिया कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें वेट बाई मोलर मास इज इक्वल टू एन बाई एन ए। आपको मॉलिक्यूल्स दे रखा है यानी एन दे रखा है, एन ने आपको पता है, वेट आपको दे रखा है, मोलर मास आ जाएगा, तो अननोन गैस बता दोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, 112 ml ऑफ एन अननोन गैस एट एसटीपी कंटेन्स 6 × 10⁻21 एटम्स। देखो ये जो फॉर्मूला लगाता है ना, मॉलिक्यूल्स लिखना होता है, क्योंकि भाई एक भी एटम हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, जैसे हीलियम में तो एक ही एटम होता है, O2 N2, CO में दो एटम होते हैं, CO2 है, SO2 है, N2O है, NO2 है, इनमें 3 एटम होते हैं, SO3 में 4 भी होते हैं। तो आप एक काम करो, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4, ठीक, एसटीपी पे फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे डिवाइड बाई एन ए, तो यहाँ से क्या आ गए मॉलिक्यूल्स आ गए, टोटल मॉलिक्यूल्स आ गए। तो एक काम करो, हर ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो। हीलियम के कितने मॉलिक्यूल है, एटम कितने आएंगे, सेम आएंगे क्योंकि एक ही एटम है एक मॉलिक्यूल में। O2 में कितने हैं भाई, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो 2 × n, तो कितना आ गया, ये मैच कर गया, यानी O2 गैस थी। समझे कि नहीं समझे, ऐसे किया कि अननोन गैस दे रखी है x, वो 0.56% एक मिक्सर में, अगर उस मिक्सर का 1 लीटर दे दिया जाए तो उसके मोल्स बताओ। भाई 100 लीटर में इसका मतलब क्या है, 0.56 लीटर आपकी x है, 1 लीटर मिक्सर अगर दिया होगा तो 0.56/100, ये वॉल्यूम आ गया। और आपको क्या बताना है, वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड कर दो, एसटीपी पे मोल्स आ जाएंगे, आसान था। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल है, इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन एटम जो है ऑक्सीजन में प्रेजेंट है वो किसके इक्वल है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 9.6 ग्राम ओजोन, तो बताओ मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट एसटीपी। तो पहले आपने क्या किया, ओजोन के मोल्स फाइंड आउट कर लिए, ओजोन के मॉलिक्यूल्स आ गए, उससे ऑक्सीजन एटम आ गए ओजोन में, और जितने ओजोन में ऑक्सीजन एटम है उतने ही ऑक्सीजन के एटम है ऑक्सीजन के सिलेंडर में। तो अब एक बात बताओ, ये 0.6 N ऑक्सीजन एटम आ गए, अब मॉलिक्यूल्स बनाओ इससे O2 के। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम रहते हैं, 2, तो या आप ऐसे बोल सकते हो 2 एटम आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 1 प्रेजेंट इन हाफ मॉलिक्यूल और 0.6 N प्रेजेंट इन 0.3 N मॉलिक्यूल्स, तो 0.3 N मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ से N से डिवाइड कर दो, मोल्स आ जाएंगे, मोल से मास और वॉल्यूम। इसी टाइप का ये है, इसमें ऑक्सीजन एटम देखे CO के किसके इक्वल, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 22 ग्राम CO2, तो CO2 का क्या कर दोगे पहले मोल्स, मोल से उसके मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम। अब जितने ऑक्सीजन एटम CO2 में उतने ही CO में है, अब CO में जितने ऑक्सीजन एटम है उतने ही मॉलिक्यूल आएंगे, क्योंकि CO के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इसमें N मॉलिक्यूल्स होंगे, तो N एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, तो N मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो यहां से मोल्स आ जाएगा N से डिवाइड करके, और मोल से मास और वॉल्यूम। नेक्स्ट अब ये भी ऐसा ही यार, इसमें SO2 के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं किसके इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन SO3, तो SO3 के मोल्स फाइंड आउट किए, मॉलिक्यूल्स, इससे ऑक्सीजन एटम आ गए, तो जितने ऑक्सीजन एटम है ना उतने ही SO2 मॉलिक्यूल है, कितने 0.3 N, इसको N से डिवाइड कर दो, SO2 के मोल्स आ गए, मास एंड वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन था सर रीजन, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, दे कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड। देखो बॉइलिंग है, मेल्टिंग है, सब्लिमेशन है, इससे आप किसी भी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर सकते हैं, उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। किससे करेंगे, केमिकल मेथड से। फिजिकल मेथड से ओनली फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, सही असर्शन सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन क्या करती है, आग बुझाने के काम आती है, जबकि आग जलाने के काम आती है ऑक्सीजन, जबकि वाटर
इसका उल्टा आग बुझाने का काम आता है। हो गया ना प्रॉपर्टी डिफरेंट एलिमेंट की, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और कंपाउंड की। अब ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही है भैया, ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही, वो तो अलग ही चीज लिख रखी है उसने। नेक्स्ट असर्शन ग्लूकोज इज प्योर सब्सटेंस, बिल्कुल सही है। क्यों है प्योर सब्सटेंस? क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो है। सेकंड स्टेटमेंट भी यही लिखी है, तो ये इसका ये सही भी है और रीजन भी है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, सब जानते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ये भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिए थे भाई, ये मोल्स का रेशियो दे रखा है, सब इनके इक्वल मोल्स दे दिए, तो इक्वल मोल सबका 1 1 मान लिया करो। मास, मॉलिक्यूल, एटम और वॉल्यूम का रेशियो बता दो एसटीपी पे। सिमिलरली यहाँ पे मोल्स का रेशियो, मोल्स अलग दे दिए, फिर वो रेशियो बताना बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स दे दिए इक्वल, तो आप Na मान लो सबके, मोल्स बता देना, एक एक हो जाएगा। मास निकाल देना मोल से, फिर एटम्स बता देना मॉलिक्यूल से, और वॉल्यूम बता देना। वॉल्यूम का रेशियो, मोल्स का रेशियो और मॉलिक्यूल का रेशियो हमेशा सेम आएगा। नेक्स्ट ये इक्वल नंबर ऑफ क्या दे रखा है इसमें, इक्वल वॉल्यूम दे दी एसटीपी पे, तो सबकी 22.4 मान लो, ताकि मोल्स सबके क्या आ जाए, सेम आ जाए, एक एक आ जाए। मॉलिक्यूल का रेशियो, एटम का रेशियो हो जाएगा ना, मास का रेशियो। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन, एटम किस में ज्यादा है, पहले मोल्स फाइंड आउट करो फिर एटम्स, तो सबसे ज्यादा इसमें आ गए। सिमिलरली ये क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन ये दोनों हैं, ठीक, सिंपल कैलकुलेशन, और कुछ अलग है ही नहीं। फिर ऐसे ही अगर आप चेक करें, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है किसमें है भाई, ये पहले इसके ऑक्सीजन, इसमें मास से, इसमें वॉल्यूम से, इसमें मोल से, और ये तो एक ही एटम है बस, तो इनके एटम फाइंड आउट कर दो फॉर्मूला अप्लाई करके, तो बता देना किसमें सबसे ज्यादा है। इनमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताने थे, पहले मोल्स फाइंड आउट करो, एन से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें सबसे ज्यादा है, ये भी नीट का क्वेश्चन देख लो, तो वही है, ये 18 ml वाटर दे रखा है, यानी 18 ग्राम वाटर हो गया, 1 मोल Na आ गए, 0.18 ग्राम में 0.01 Na आ जाएंगे, और ये आपका वाटर वेपर दे रखा है एसटीपी बेस पे, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे 10⁻³ Na हो जाएंगे। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट ये वाला देख लो, नंबर ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछ रखा है ड्रॉप में, उसकी वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम से डेंसिटी से मास आ गया, मास से मोल्स, मोल से क्या जाएगा, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये बोल रहा है कि 22.4 लीटर वाटर वेपर को एसटीपी पे आपने कंडेंस कर दिया, ठंडा होने पे कितना वॉल्यूम होगा, ठंडा होने पे पानी बन जाएगा, ये 1 मोल है एसटीपी पे, तो 1 मोल कंडेंस करने पे 1 मोल ही रहेगा, 18 ग्राम हो गया, 18 ग्राम का वॉल्यूम 18 ml होता है। सेम इस पे सर्सन रीजन कराया था, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ट्राई एटॉमिक गैस दे रखी है, 224 ml है एसटीपी पे, उसका मास 1 ग्राम, बताओ एक एटम का मास कितना होगा। पहले आप एक काम करो, मोल्स फाइंड आउट करो एसटीपी पे, इतने मोल्स आ गए उसके, इन मोल से मॉलिक्यूल आ गए, मॉलिक्यूल से एक्स एटम आ गए, तो इसका मास ही तो बोल रहा है वो 1 ग्राम, तो इन टोटल एटम्स का मास 1 ग्राम है 0.03 Na का, तो एक का कितना हो जाएगा 1/0.03 Na ग्राम। ये इसमें पूछ रहा है कितने मॉलिक्यूल से CaCO3 के, जिसमें 2.4 ग्राम ऑक्सीजन होगी भाई, 48 ग्राम ऑक्सीजन किसमें, एक मोल में, 1 ग्राम होगी 1/48 में, 2.4 होगी 0.05 मोल में, और इंटू में Na कर दो, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट ये फाइंड मास ऑफ फॉलोइंग, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का 1 मोल का, यानी Na एटम का 1 होता है, तो 1 एटम का 1/Na हो जाएगा, यूनिटरी मेथड है। यहाँ पे 5 एटम ऑफ कार्बन, Na कार्बन एटम का 12 होता है, 1 का 1/12 और 5 का 12/Na इंटू 5। सिमिलरली ये यहाँ पे मॉलिक्यूल है, H2 के Na मॉलिक्यूल्स का, यानी 1 मोल का 2 होता है, 1 मॉलिक्यूल का 2/Na। 10 मॉलिक्यूल CO2 का पूछ रखा है, NaCO2 मॉलिक्यूल्स का 44 है, 1 का 44/Na, 10 का 44/Na इंटू 10, और ये 1 मॉलिक्यूल का पूछ रखा है, इसके Na मॉलिक्यूल का 842 ग्राम है, 1 का 842/Na। ये था भाई। सबसे पहले तो हमने एक क्वेश्चन किया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, सबको ना मास में ले आओ। अगर कोई मास, जैसे वॉल्यूम दे रखा पहले मोल्स फिर मास, मॉलिक्यूल दे रखा पहले मोल्स फिर उसका मास, तो देख लो मास किसका ज्यादा, वही हैवीएस्ट है। नेक्स्ट फिर हमने सबसे पहले क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, इसमें एटॉमिक मास यूनिट पढ़ा। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, या AMU या यूनिफाइड मास, यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, तो 1/12 इंटू कार्बन एटम का मास पता है आपको, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू देख लो एक बार, 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक। अच्छा 1 AMU को आप 1/Na भी लिख सकते हैं,
ग्राम्स में, ये ग्राम में लिख रहे हो यहाँ पे, है ना, ठीक। 1 AMU क्या होता है, इक्वल टू 1/Na ग्राम्स, क्योंकि 1/Na करके देखना, Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पुट करके, तो यही आंसर आएगा। और Na को उधर ले जाओगे, 1 AMU इंटू Na कितना, 1 ग्राम हो जाएगा, कर लोगे। नेक्स्ट ये वाला कार्बन 12 आइटम ही, कार्बन 12 ही कैसे क्यों लिया हमने स्टैंडर्ड एटम, इजिली अवेलेबल है, दूसरा इजिली सेपरेबल अपने आइसोटोप से, तीसरा बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, और ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ने पर रिएक्शन भी खूब करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आराम से आप पढ़ाए एक एटम और हाइड्रोजन की तरह रिएक्ट कर जाएगा, ऐसा रिएक्टिव नहीं है। तो आप इसको अलग करके, आइसोलेशन में अलग करके इसको, इसका अकेले का मास कैलकुलेट कर सकते हो, ये रिएक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, और इसका मास जो कार्बन 12 का एटम है, उसके एक एटम के मास का 1/12 जो होता है, दैट इज कंपेरेबल टू हाइड्रोजन एटम विच इज लाइटेस्ट एटम, ठीक। ये मैंने आपको कंपेयर करके भी दिखाया था। नेक्स्ट, एटॉमिक मास क्या होता है, एक एटम का मास, इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, नाइट्रोजन का 14 मतलब इट इज 14 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। नेक्स्ट, ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या इसको क्या कहते हैं, इट इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ग्राम, या आप इसको बोल सकते हो इट इज मास ऑफ 1 ग्राम एटम। और हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम क्या होता है, 1 मोल का मास होता है। तो आप क्या बोल दोगे, इट इज मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। यहां से हम क्या सीख गए, ग्राम एटम ही क्या है, मोल। तो आप एक ही चीज याद रखो, एक ग्राम एटम मतलब मोल की बात कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन फॉलोइंग, तो उसको काट देना, इसका मतलब उसको लिख लेना नंबर ऑफ मोल, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन फॉलोइंग, फिर कर दोगे क्वेश्चन को, नहीं समझे यार। नेक्स्ट, ये 4 kg कैल्शियम और इसमें कैलकुलेट कर लोगे। मास दिया तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, एटम दिया तो Na से। नेक्स्ट, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, इट इज डिफाइंड एज हाउ मेनी टाइम्स ए मॉलिक्यूल इज हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक। जैसे हाइड्रोजन का 2 है, O2 का 32 है, CO2 का 44, यानी CO2 इज 44 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। ग्राम मोलिकुलर मास, जब मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख देंगे, ग्राम मोलिकुलर मास कहलाएगा, या इसको मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल भी कहते हैं। तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम। ये क्या है, मास ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल बोल सकते हैं इसको, और यही क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन। तो आप ग्राम मोलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, मोल मॉलिक्यूल। यानी अगर आपसे कभी पूछ ले भाई फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन फॉलोइंग, तो आप समझ जाओगे, इसको काट देना, यानी क्या पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। या अगर आपको कभी दे दे 5 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो आप क्या समझ जाओगे, 5 मोल ऑफ O2, ठीक। बस ये सबसे टफ चीज थी आज की, समझ आई आपको। एक्चुअल मास क्या होता है भाई, जब किसी आप एक एटम या मॉलिक्यूल का मास किस में डिफाइन करते हैं, ग्राम में, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास। फॉर्मूला मास क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए डिफाइन होता है, ठीक। नेक्स्ट, मोलर मास क्या होता है, अच्छा ये है तो सॉलिड स्टेट का, फिर भी देख लेना एक बार। NaCl में सोडियम और Cl माइनस का कितना है, कोऑर्डिनेट नंबर 6 होता है। मोलर मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। नेक्स्ट, इसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, आइसोटोप्स के लिए डिफाइन है। जिस एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं तो उनका क्या करते हैं, उनकी परसेंटेज चेक करके या उनका फ्रैक्शन चेक करके उनका एवरेज मास ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने परसेंटेज दी हो, तो क्या करोगे, परसेंटेज के लिए फॉर्मूला M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइड बाई 100। ये M क्या है, M1 M2 M3, मासेस ऑफ आइसोटोप्स x1 x2 x3 परसेंटेज। फ्रैक्शन अगर गिवन है तो M1 इंटू F1 प्लस M2 इंटू F2 प्लस M3 F3 एंड सो ऑन, जितने भी आइसोटोप है, ठीक। और फ्रैक्शन ये F1 F2 F3 क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक। ये एग्जांपल कर लिए परसेंटेज की फॉर्मेट में, ये फ्रैक्शन की फॉर्मेट में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था, ये आपको ना आइसोटोपिक कंपोजिशन दे रखी है और बोल रहा है कि इसका एटॉमिक मास कितना है। भाई एक काम करो, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 डिवाइड बाई 100, आ जाएगा आंसर, ठीक। और वैसे अगर आपको मान लीजिए तीसरा राउंड चल रहा है और आपके पास टाइम कम है, ये देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है, उसी के नियरेस्ट आएगा, किसकी है, 200 की। आंसर कौन सा जाएगा, 200। नेक्स्ट, भाई पेपर में लास्ट में यही तो होता है, 5 मिनट में 15 क्वेश्चन, ऐसे ही तो होते हैं, फास्ट 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 फास्ट। भाई ऐसे क्वेश्चन सीधा लगा देना, ठीक। ये मैंने कार्बन का कैलकुलेट करके दिखा, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, ठीक, कर लेंगे। नेक्स्ट, ए मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल, देन रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो इसमें एक काम करो,
क्लोरीन का x मान लो, क्लोरीन 35 का x और इसका 100 माइनस x हो जाएगा। तो फिर आप कर लोगे कैलकुलेट यहाँ पे। ये मत सोचना कि 35.5 पर ग्राम मोल, भाई मोल पर मोल का मास तो ग्राम में ही आएगा ना, और उसका किस में आएगा, एएमयू में आ जाएगा 35.5। ठीक, एक क्लोरीन एटम का कर लोगे ऐसे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन गिवन बाय लेवसियर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्रॉस्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम गै-लुसैक एंड एवोगाद्रोस लॉ। पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। भाई वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है रिएक्शंस में। ठीक, रिएक्टेंट का जो टोटल मास था, अगर रिएक्शन कंप्लीट होगी टोटल मास किसमें आ जाएगा, प्रोडक्ट में। ठीक, नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये क्या कहता है भाई, इट स्टेट्स दैट रेशियो ऑफ मास ऑफ कांस्टीट्यूएंट एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स ऑफ ओरिजिन और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। भाई कोई कंपाउंड किसी से भी बना, कैसे भी बना है, या उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कुछ भी है, तो उसका एलिमेंट्स का मास का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। वाटर आप कहीं से ले आओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो 2:16 आएगा। रेन वाटर, टैप वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, रिएक्शन का वाटर, इसका वाटर, उसका वाटर, किसी का वाटर। ठीक, ऐसे ही CO2 में, चाहे रेस्पिरेशन की CO2 है, चाहे किसी रिएक्शन की CO2 है, उसका कार्बन इज टू ऑक्सीजन के मास का रेशियो फिक्स रहेगा। नेक्स्ट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है, जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, एक एलिमेंट का जो फिक्स मास दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मासेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो डिफरेंट मासेस जो वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएंगे। ठीक, जैसे ये देख लो, H2 बनता है, H2O2 बनता है किसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन का मास फिक्स, ऑक्सीजन का डिफरेंट हो रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है। ऐसे ही CO और CO2 में, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। कर लोगे या नहीं कर लोगे। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सिर्फ उन कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल है जिसमें दो एलिमेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसमें 3 एलिमेंट आ गए, इसमें डिफरेंट आ गए, इसमें भी डिफरेंट आ गए, तो ओनली SNO एंड SNO2। इनमें से कौन सा फॉलो नहीं करेगा, ये फॉलो करेगा PbO PbO2। देख लोगे ऐसे, ये नहीं फॉलो करेगा, अलग हो गए। क्यों अलग नहीं हुए, 3 एलिमेंट आ गए। गै-लुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ये क्या कहता है, गैसियस रिएक्शंस में जो गैसियस रिएक्टेंट्स है या गैसियस प्रोडक्ट जो बनते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे उनका जो रेशियो आएगा, वो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा, वो मतलब वो वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं, ऐसा बोल सकते हो। ठीक, तो ये समझ में आ क्यों आता है ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर आपने सेम कर दिया तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो गई। तो गैसियस रिएक्शन मोल के, भाई मोल्स के रेशियो में तो सारी रिएक्शन रिएक्ट करती है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके इसका 2 मोल बनाएगा, तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्शन करके 2 वॉल्यूम बनाएगा। क्यों, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं तो वेपर डेंसिटी काम की है, जिसका फॉर्मूला होता है मोलिकुलर मास बाय 2। ये बिल्कुल सिंपल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक, इनमें कुछ है ही नहीं, काम के भी नहीं है। नेक्स्ट परसेंट कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, भाई किसी एलिमेंट का मास कंपाउंड में डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इनटू में 100। तो ये मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट का और यूरिया के परसेंटेज कैलकुलेट करके बताई थी एक एलिमेंट की। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इफ 3.4% सल्फर इज प्रेजेंट इन इंसुलिन देन फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जब भी फाइंड आउट करना हो ना, आप ये मान लेना कि सल्फर का एक ही एटम प्रेजेंट है उसमें, तो एक एटम अगर प्रेजेंट है तो उसका मास 32 डिवाइड बाई टोटल मास कंपाउंड का मोलिकुलर मास गुना में 100, सल्फर की परसेंटेज आ गई, तो यहां से m आ गया आपका मोलिकुलर मास। ये ऐसे कर दो परसेंटेज से, 3.4 सल्फर प्रेजेंट है 100 में, 100 AMU में 1% है 100 बाई 3.4, और एक एटम होगा तो 32 होगा ना सल्फर, 32% इतने में। सेम क्वेश्चन ये था, ये मोलिकुलर वेट ऑफ कैफीन इज 194। अब मोलिकुलर वेट दे दिया इसने, है ना, और नाइट्रोजन की परसेंटेज दे दी, बोल रहा नाइट्रोजन के कितने एटम है, तो भाई नाइट्रोजन के एटम मान लीजिए x है, तो टोटल मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का कैफीन में 14 into x डिवाइड बाई कैफीन का मास गुना में 100 इज इक्वल टू परसेंटेज, तो यहां से x आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स। ये ऐसे कर लो, 100 AMU में AMU कैफीन कंटेन 28.9 AMU नाइट्रोजन। ठीक,
ठीक है ना। और फिर आप क्या लिखोगे, 1 कंटेन इतना, 194 कंटेन इतना, टोटल नाइट्रोजन मास आ गया, 14 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसके बाद क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, भाई ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स को बताता है। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4, इनका ना सिंपलेस्ट रेशियो ले लो CH2, ये इंपेरिकल फॉर्मूला। C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये इंपेरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज का C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल CH2 कर दोगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, लेकिन N कैसे आएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास, कर दोगे। अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज आपको गिवन होगी, तो परसेंटेज जो गिवन होती है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, सभी एलिमेंट के, है ना, जिसकी जितनी परसेंटेज उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले आओ, तो वो हो जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, मास को इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो, N आ जाएगा, और इंपेरिकल फॉर्मूला को N से मल्टीप्लाई कर दो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। जैसे इसमें हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज दे रखी है कार्बन की, और वेपर डेंसिटी दे रखी है। कार्बन की परसेंटेज 85.7 है, बाकी किसकी है, हाइड्रोजन की। तो इंपेरिकल फॉर्मूला फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा, सेम क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट इसके बाद ये A और B है 50-50%, A और B का एटॉमिक वेट दे दिया, तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो ले आओ। सेम ये क्वेश्चन है, कर दोगे। नेक्स्ट ये बोल रहा है सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर उसमें ऑक्सीजन 50% है, तो सल्फर भी 50 होगी, तो डिवाइड बाई दियर एटॉमिक मास, सिंपलेस्ट रेशियो ले लो, SO2 आ गया। सेम ये है, मेटल है, उसमें 60% ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड में 60% ऑक्सीजन है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है। अगर मेटल का मोलर मास 24 ग्राम पर मोल है, तो मेटल इज टू ऑक्सीजन करके इनका परसेंटेज डिवाइड बाई दियर एटॉमिक वेट, और ये आ जाएगा रेशियो सिंपलेस्ट। सेम ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर दिया उसने, आपको दो वो बता दिए कि दो ऑक्साइड बता दी सल्फर के, एक में 50% सल्फर, एक में 60%, तो दोनों ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल दिया, SO2 SO3 आ गया। अब बोल रहा है कि दोनों में जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है 1-1 ग्राम सल्फर के साथ, उसका रेशियो बताओ। तो यहाँ पे 32 ग्राम सल्फर के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम सल्फर के साथ 1 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ पे 32 ग्राम सल्फर के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन, 1 के साथ 3/2 ग्राम ऑक्सीजन। तो भाई मास ऑफ ऑक्सीजन इन SO2 that combine with 1 ग्राम सल्फर, यहाँ पे 1 ग्राम सल्फर हमने कहीं नहीं लिखा, विद 1 ग्राम सल्फर इन SO2, ठीक, यहां पे लिखना 1 ग्राम सल्फर इन SO3, तो आ जाएगा रेशियो, बस। नेक्स्ट एक ये लास्ट क्वेश्चन था कि कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताओ। इसमें मैं एटम, आपको नंबर ऑफ एटम दे दिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये जो रेशियो फाइंड आउट करते हो ना, आप कंपाउंड के, एक मोल कंपाउंड में एक टाइप से आप मोल्स का रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो, तो इसके मोल्स 4/40, इसके डिवाइड बाय N कर देना, इसका 4.8/16, तो 1:1:3 आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है भाई सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें सोल्यूट और सोलवेंट होता है। जो मोल्स की टर्म्स में सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है वो सोलवेंट, बाकी सारे कंपोनेंट क्या होंगे, सोल्यूट। ठीक, फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट, भाई जो सॉल्यूशन सोलवेंट की नेचर होगी वही सॉल्यूशन की। सोलवेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड होगा सॉल्यूशन, लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, है ना। ये ऐसे ही थियोरेटिकल पॉइंट है आपकी जो एनसीईआरटी क्लास 12th की सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, उसमें है, सारे मैंने बता दिए, रिपीट करूंगे इनको, ये समझ आ ही गए थे। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पॉइंट, कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, ये सारे हमने इंडेक्स बनाया है। तो पहला हमने क्या पढ़ा, मोलरिटी। मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर या मोलर। फिर नेक्स्ट इसमें अगर आपको कभी ऐसे लिख के दे दे 2 मोलर, तो आप क्या कहोगे, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। कोई आपको बोल दे 0.3 मोलर, 0.3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन कर दोगे। ठीक, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट। ये भी इसमें देखो, ये मॉलिक्यूल्स दे दिए, मोल्स फाइंड आउट कर लो, यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो इन लीटर। ये 120 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर सोलवेंट, देन फाइंड मोलरिटी। भाई 1 लीटर वाटर दे रखा है यहाँ पे, तो वाटर क्या है, सोलवेंट। तो वाटर सोलवेंट है, सोलवेंट का मास और फिर उसमें सोल्यूट का मास ऐड कर दो, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो वहां से मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी से क्या कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दोगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने यूरिया के, 2 है, 2 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, डाइल्यूशन लो। डाइल्यूशन करने पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए हम M1V1 इक्वल टू M2V2 कर देते हैं। ये 2 बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है जिनमें हमने
डाइल्यूशन लो लगा के M1V1 इक्वल टू M2V2 किया है। ठीक, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, 90 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में। वो बोल रहा है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर एडिड सो दैट इट्स मोलरिटी बिकम्स 0.1 मोलर। भाई इसका M1 दे दिया, इसका V1 दे दिया, M1 कैसे फाइंड आउट कर लो 90 ग्राम से। ठीक, और M2 कितना 0.1 मोलर, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे V2 आ गया तो V1 आपको पता वॉल्यूम ऑफ वाटर कर लोगे, तो डाइल्यूट किया M1V1 इक्वल टू M2V2। एक काम आप ये भी कर सकते हो, 90 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो यहाँ पे भी 90 ग्राम रहेगा, पहले वॉल्यूम कितनी थी 500 ml थी, तो अब यहाँ पे 0.9 इज इक्वल टू 0.9 इज इक्वल टू ये M2 कितना 0.1 और वॉल्यूम ऐसे नहीं आएगा क्या, सॉरी 0.5 मोल्स इज इक्वल टू M2 इंटू V2 हमें पता नहीं है, तो ये आ गया V2 इक्वल टू 5 लीटर, ये भी तो ऐसे ही आता है यहाँ पे। तो सेकंड मेथड लिख लेना बेशक यहाँ पे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.5 विच विल बी इक्वल टू M2 V2, तो 0.5 इक्वल टू M2 कितना है 0.1, V2 कितना, V2 आ गया आपका 5 लीटर। ठीक, तो ये क्या है 0.5 लीटर प्लस वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू 5 लीटर, वॉल्यूम ऑफ H2 इज इक्वल टू 4.5 लीटर कर दोगे। नेक्स्ट देखो, मोलरिटी ऑफ मिक्सर, दो मिक्सर को ऐड करो, उनकी मोलरिटी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 आ जाएगी, हो जाएगा। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी फॉर्मूला बेस्ड, और ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें वॉल्यूम बोल रखा था इक्वल, तो हम 1 मान के सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें रेशियो ऑफ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कितना कितना लिया जाए, तो आप ये मोलरिटी आ रही है, टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 4 लीटर, इसका x मान लो, इसका 4 - x मान लो, कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उससे रेशियो बता दो। ये सिंपल क्वेश्चन, इसमें वाटर ऐड करके दिखा, फॉर्मेलिटी को छोड़ दो। मोलरिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोल पर केजी या मोलन। 2 मोल NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है 2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 kg, इस टाइप से कर दोगे। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, ये भी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इसमें मॉलिक्यूल्स दे दिए, मोल्स आ जाएंगे वाटर का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। ये नीट का इजी क्वेश्चन, इसमें 180 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है 1 लीटर सॉल्यूशन में, डेंसिटी दे रखी सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम से और डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, तो मोलरिटी बतानी है। 18 मोलर मतलब क्या है 18 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहां से आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन से वेट ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दो, मोल्स दिए हैं, मास आ जाएगा सॉल्यूट का, तो ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, और मोल्स आपके पास थे, मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आंसर आ जाएगा। आज सबसे पहले हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन किया था, इसमें कुछ भी नहीं है, मोलरिटी आपको दे रखी है 3 मोलर NaCl सॉल्यूशन की, डेंसिटी दे रखी है, मोलरिटी बतानी है, तो पहले ऐसे लिख लिया करो 3 मोलर मींस 3 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो मोल आ गए। अब आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, तो हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी है, वेट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो जिसके मोल्स आपके पास है, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हो गया आंसर। और स्टॉक सॉल्यूशन एक वर्ड एनसीईआरटी में जो हायर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को कहते हैं। सेम सिमिलर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे बस x आ गया, डेंसिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए कंपाउंड x इज 1.25 ग्राम पर ml, द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, तो सबसे पहले 1 मोलरिटी, मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ x इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया केजी में। ठीक, वेट ऑफ सॉल्वेंट में यहाँ पे ना सॉल्यूट का मोलर मास दे रखा है, तो 1 मोल का मास 85 रख दिया, आ गया, बाकी वही 1 मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये इसमें आपको मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो 3 मोल का मतलब 3 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर रखा आपको आपको दे रखी है सॉल्वेंट का मास प्लस यहाँ से सॉल्यूट का मास कर दो, सॉल्यूशन का मास, डेंसिटी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स 3 है, यहाँ से वॉल्यूम का वॉल्यूम आ गया सॉल्यूशन का, उसको लीटर में करके डिवाइड कर दो, मोलरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मोल्स या रेशियो ऑफ मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सॉल्वेंट का तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स,
और सॉल्वेंट क्या ऐड कर दोगे 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही कितने ही कंपोनेंट ले सकते हो। ये घटिया सा क्वेश्चन था, ये मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। इसमें 1 मोल दे रखा है सॉल्यूट का, किसमें 1 kg सॉल्वेंट में। अब आपको मोल फ्रैक्शन बताना है, तो यहां से सॉल्यूट का तो मोल्स आ गया, सॉल्वेंट का लाओ। सॉल्वेंट कौन, एक्वस सॉल्यूशन वाटर, वाटर का मास 1000 ग्राम, मोल्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, आ गया आंसर। ये वाला फाइंड मोलरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हुज मोल फ्रैक्शन इज 0.25। तो इसमें क्या है, यूरिया के मोल फ्रैक्शन, तो वाटर का आ जाएगा, सॉल्वेंट का एक्वस सॉल्यूशन है। तो इनका यूरिया का और वाटर का जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही किसका होता है, मोल्स का रेशियो, क्योंकि इनका रेशियो डिवाइड बाय जो टोटल मोल्स है वो कट जाएगा, 1/3 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर कितना, 1/3 आ गया। तो मोलरिटी आ जाएगा यहां से। कैसे बोलो, हमने मान लिया 1 मोल इसका 3 मोल इसका, फिर तो आराम से कर ही सकते हो। ठीक, 1 मोल डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ वाटर इन केजी। नेक्स्ट, परसेंट कंपोजिशन, वेट बाय वेट परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू में 100। ठीक, जैसे मैं बोल दूं 6% वेट बाय वेट यूरिया, इसका मतलब क्या है 6 ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। नेक्स्ट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू में 100। 10% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन का मतलब 10 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml गुणा में 100। 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, 5 ml HCl इन प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक, ऐसे करना है। फाइंड मोलरिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन। क्या है, 10 ग्राम NaOH इन 100 ml, मोल्स आ जाएंगे, वॉल्यूम लीटर में, मोलरिटी आ जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे 10% वेट बाय वेट दिया है, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अब आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में से क्या है, 90 ग्राम तो वाटर है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, तो वाटर का मास आ गया सॉल्वेंट का, और आपके पास सॉल्यूट का मास है, दोनों के मोल से मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मोलरिटी, सॉल्यूट के मोल्स 10 ग्राम से आ गए 0.25, और यहाँ पे मास जो है उसको केजी में करके पुट रख दो नीचे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन ये मोलरिटी, इसमें मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन तो 12% वेट बाय वेट, यही मेथड से फाइंड आउट कर दोगे। मोलरिटी के लिए इसने डेंसिटी दे रखी है, अब 12% वेट बाय वेट, 12 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो 100 ग्राम जो है ना इसकी डेंसिटी 1.2 है, वॉल्यूम आ जाएगी। तो मोल्स कैसे, 12 ग्राम यूरिया में 0.2 मोल्स है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी आ गया। बाकी ये वही है जो पीछे था। ये वेट बाय वेट परसेंट, 4 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है। 4 मोल मतलब 4 मोल ऑफ NaOH इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक, तो वहां से क्या करोगे, वेट बाय वेट परसेंट कैसे, 4 मोल इसके, ये 1 kg, तो इसका हो गया 160 ग्राम, यहाँ पे 1000 ग्राम प्लस 160 कितना, सॉल्यूशन का मास हो गया 1160, तो आ जाएगा आराम से परसेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है सबसे, आज का अच्छा क्वेश्चन, नीट 2013 का है, 2013 का। फाइंड मास ऑफ 70% HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml 2 मोलर HNO3। इसमें पहले मोल्स फाइंड आउट कर दिए, इसके कितना मास चाहिए आपको, सॉल्यूशन ये दिया है, मैंने क्या किया लैब में आपको ये सॉल्यूशन दे दिया भाई, इसमें इसको यूज करते हुए इतना सॉल्यूशन बना के ला, तो आप इसमें कैलकुलेट कर दोगे कितना HNO3 चाहिए होगा, कैलकुलेट कर लिया 31.5 ग्राम चाहिए। लेकिन बात क्या है, जो ये सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है इसमें से 100 ग्राम आप लेंगे ना, प्योर HNO3 कितना मिलेगा, 70 ग्राम मिलेगा। तो आप लिखोगे 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100/70 में 31.5 है, 45 ग्राम कर दोगे। पार्ट्स पर मिलियन, इसमें बस यही करना अपने को, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम गुना में 10⁶, बस परसेंट की जगह क्या आ जाएगा, 100 की जगह 10⁶। बाकी इसकी कैलकुलेशन नहीं आती ऐसी, ये बस पता होना चाहिए पार्ट्स पर मिलियन आपके यूज होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ये वाला, हाईएस्ट कंसंट्रेशन आपसे पूछी गई है। ये 2 मोलल दे रखा है, ये 10% वेट बाय वेट NaOH है, ये 5 मोलर NaOH है, डेंसिटी दे रखी है ppm, ये तो सबसे कम रहेगा, कोई डाउट नहीं है। अब एक काम करो, यहाँ पे ना इन दोनों को भी मोलरिटी में कन्वर्ट कर लो, और वो आपको आता, आपने पीछे सीखा है, तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वो ज्यादा हाई, जिसकी मोलरिटी ज्यादा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा आ जाएगी। ठीक, ऐसे करना है। सबसे पहले आज हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, या n इंटू एन फैक्टर, या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, और वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में रखना है। और यहां से आप लिख सकते हो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, किसी भी रिएक्शन में आप रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के या रिएक्टेंट प्रोडक्ट के किसी के भी इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हो। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिएक्शन लिखना आता है या नहीं लिखना आता, सीधा बैलेंस करोगे डायरेक्ट, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल करोगे। बोलो कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, ये एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, एसिड के लिए कितने H+ दे रहा है, बेस के लिए कितने OH- देगा। कोई आयन है उस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है, चाहे कैटायन है या एनायन। नेक्स्ट, सोल्ट्स, एन फैक्टर कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन कैटायन या टोटल चार्ज ऑन एनायन। अब एन फैक्टर इन रिएक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो उसने कितने गेन किया है लॉस किया है। ठीक, अब ये वाले आज मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराए लेकिन ऐसे ही पढ़ा दिया क्योंकि एन फैक्टर चल रहा था ना टॉपिक, तो इंपोर्टेंट एन फैक्टर एक जगह लिखवा दिए कि MnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है, न्यूट्रल मीडियम में 3 होता है, न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन में, वीकली एल्कलाइन में, स्ट्रॉन्गली बेसिक में 1 होता है, K2Cr2 का एसिडिक मीडियम में 6 होता है। बस एक बार देख लेना, रटने की कोई जरूरत नहीं, आगे बहुत आएंगे। ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पूछ रखे, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे नॉर्मलिटी पूछ रखी, मोलरिटी देखे एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। मोलरिटी पूछ रखी है एन फैक्टर, मोलरिटी पूछ रखी है नॉर्मलिटी देके, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 आएगा, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन क्लोराइड्स, वो इसका एन फैक्टर 1 होता है। अच्छा, ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करोगे, एटॉमिक वेट बाई एन फैक्टर होता है। ठीक भाई, ऑक्सीजन का सिंगल है, ऐसे होता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। ठीक, डिवाइड बाई एन फैक्टर। और अगर आप मॉलिक्यूल का कर रहे हो तो मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर, वो हमेशा वही चलेगा, एक स्पीसीज के लिए लिखते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्साइड में क्या लेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 16/2 इक्वल टू 8। कोई बच्चा बाई चांस ये लिख दे कि सर O2 लिख दिया था मैंने, तो O2 में ऑक्सीजन -2 में जाएगा तो 2 ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, तब एन फैक्टर फिर यहाँ 4 देखोगे, फिर 32/8 करोगे तब भी 8 ही आएगा। यानी इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का ऑक्साइड्स में 8 ही होता है, पर ऑक्साइड में 16 होता है। सुपर ऑक्साइड में याद करने की जरूरत नहीं है, कोई काम नहीं आएगा। ये कसरसन रीजन कराया था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड ऑलवेज सेम नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि MnO4 का देख लो, एसिडिक बेसिक मीडियम में अलग अलग है, ऐसे इक्विवेलेंट वेट डिपेंड अपॉन एन फैक्टर, ये सही बात है। असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट। ये वाले क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन मैंने करवाए थे, बड़ी मुश्किल से समझाए थे उस टाइम, अब तुम कर देना खुद से। क्या क्वेश्चन है यार ये। नेक्स्ट, ये देखो, ये एसिड दे रखा है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, बेसिसिटी ऑफ एसिड पूछा है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको एन फैक्टर बताना है एसिड का। तो अब कैसे करोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू बेस कर दो, क्योंकि रिएक्शन कर रहे हैं ना, वहां पे इसका वेट दे रखा है और मोलिकुलर मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स करके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इसका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करके आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट वेट दे रखा डाइवेलेंट मेटल का 24, वो क्या कर रहा है, वॉल्यूम फाइंड वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड व्हेन 12 ग्राम ऑफ मेटल रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ एसिड। मेटल ने एसिड के साथ रिएक्शन किया, H2 गैस बना, तो मेटल रिएक्टेंट, H2 गैस प्रोडक्ट। तो मेटल का और H2 का इक्विवेलेंट इक्वल कर सकते हैं नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। मेटल का वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट और H2 का n इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर हाइड्रोजन गैस का 2 लेना है, हाइड्रोजन का 2 लेना है। जब आप H+ का लेंगे, H- का लेंगे तब 1 लेना है। हाइड्रोजन में 2 एटम हो गए ना, नहीं समझे यार। ठीक, 2.4 ग्राम मेटल डिस्प्लेसेस 1.12 लीटर H2 गैस फ्रॉम एसिड एट ST विद एन इक्विवेलेंट वेट। भाई मेटल क्या कर रही है, एसिड के साथ रिएक्शन करके H2 गैस डिस्प्लेस कर रही है, तो मेटल के और H2 के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो। वही सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला एज इट इज। इस बार क्या इसके मोल्स दे रखे हैं और यहाँ पे इसका क्या पूछा इक्विवेलेंट वेट। बात तो एक ही ना, पीछे वाला ही क्वेश्चन है। ये देखो, ये बोल रहा 0.84 ग्राम मेटल हाइड्राइड बना, जिसमें 0.04 ग्राम हाइड्रोजन है, तो बाकी क्या है 0.80 मेटल है। तो ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट कितना है मेटल का। अरे मेटल और हाइड्रोजन रिएक्ट किया हुआ तभी तो मेटल हाइड्राइड बना होगा, और ऐसा है तो इक्विवेलेंट ऑफ मेटल और इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल होने चाहिए। तो मेटल का कैसे आएगा, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और हाइड्रोजन का n इंटू एन फैक्टर कर लोगे। नेक्स्ट, इफ x ग्राम ऑफ एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव y ग्राम ऑक्साइड, देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट।
y ग्राम ऑक्साइड है, x ग्राम एलिमेंट था, तो ये ऑक्सीजन कितना रहा होगा उसमें y माइनस एक्स। तो अब इन दोनों का इक्वल कर दो एलिमेंट के और ऑक्सीजन के, तो इसका तो वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट हो गया, और मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ऑक्साइड में कितना होता है ऑक्सीजन का 8 होता है, कर लोगे। ऐसे ही ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 32% ऑक्सीजन, देन फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इसके 32 है ऑक्सीजन, तो बाकी 100 अगर मान ले, एलिमेंट कितना होगा 68, दोनों के इक्विवेलेंट इक्वल कर दो ऑक्साइड के हिसाब से। ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज फॉर वेपर डेंसिटी ऑफ इट्स क्लोराइड इज 59.25, देन वैलेंसी ऑफ मेटल इज, भाई यहाँ पे n फैक्टर मान लो आप मेटल का x है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 4 जो कि दे रखा है, तो मोलिकुलर वेट इक्वल टू 4x आ गया। अब यहां देखो, मान ये हमारा कंपाउंड था, मान लीजिए EClX टाइप, मान कुछ भी EClX लिख लो या MClX लिख लो, तो इसकी वेपर डेंसिटी 59.25 है, तो मोलिकुलर वेट बाई 2 इक्वल टू 59.25, तो मोलिकुलर वेट आ गया मेटल क्लोराइड का। क्या होगा मोलिकुलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड, ये मेटल का वेट प्लस x एटम ऑफ क्लोरीन का वेट, तो ये आ जाएगा m प्लस 35.5x, और यहाँ पे m कितना 4x, यहाँ से x सोल्व कर दो, n फैक्टर आ गया। नहीं समझे। अब नेक्स्ट लास्ट हमने किया था कौन, ये कंसंट्रेशन टर्म कौन सी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, कौन सी नहीं करेगी, जिसमें वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जिसमें वॉल्यूम नहीं आता वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। एक असर्शन रीजन किया था, मोलरिटी डजंट, अच्छा इसमें बताओ मोलरिटी करेगा, नॉर्मलिटी करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, मोलरिटी नहीं करेगा, मोल फ्रैक्शन नहीं करेगा, वेट बाई वेट परसेंट नहीं करेगा, वेट बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दोनों करेंगे। मोलरिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, सही है। मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्यूशन, गलत। बोलो कोई डाउट है क्या, हो गया पूरा अच्छे से रिवीजन। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 क्या होती है, जब हम 1 लीटर H2O2 का डिकम्पोजिशन करते हैं STP पे, तो जो वॉल्यूम O2 का मिलता है, ऑक्सीजन का मिलता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मान लीजिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 x है, तो x में से x है, तो x का इसका मतलब ये हो गया 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज करने पे x लीटर O2 मिलेगी STP पे, है ना। यहाँ पे लिखना एट STP, ये लिखना भूल गए थे हम। तो अब एक बात बताओ, x लीटर O2 मिलेगा STP पे, तो उसका मोल्स कितने हो जाएगा x बाई 22.4। अब ये रिएक्शन लिखिए आपने, बैलेंस रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 2 मोल H2O2, और x बाई 22.4 मोल O2 इज ऑब्टेन्ड बाय 2 इंटू x बाई 22.4, तो कितना आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास, नॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तो m इक्वल टू 11x अपॉन 11.2 ये आ जाएगा, क्योंकि ये मोल्स है डिवाइड बाय 1 लीटर। नॉर्मलिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका, सॉरी मोलरिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेंथ आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, यहां लिखा नहीं हमने, है ना, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, पहले मैंने लिखा नहीं ना, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू ई, एस इज इक्वल टू एक्स अपॉन कितना 5.6 था गुना में 17। अब वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, भाई ये ग्राम पर लीटर में होता है, तो ग्राम पर लीटर को आप पर ml में बना के 100 से गुना कर दो, ये आ जाएगा। बाकी यार ये तो फॉर्मूले में पुट करना है, 1.5 नॉर्मल दे रखा है, इसका एक्स पूछ रखा है, तो रख दो फॉर्मूले में। सेम ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सेम ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इनमें कुछ नहीं है, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद हमने पढ़ा मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शन। पहले बैलेंस रिएक्शन है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको बैलेंस कर दो, कर दोगे ठीक। कैसे करेंगे, एटम कंजर्वेशन से। फिर ये जो स्टोइकियोमेट्री होती है, इसको आप या तो मॉलिक्यूल्स की टर्म में बोलते हो या मोल्स की टर्म में, और गैसियस रिएक्शन तो वॉल्यूम की टर्म में। कभी भी आप मास की टर्म में नहीं बोलोगे कि 1 ग्राम N2 3 ग्राम H2 के साथ रिएक्शन करके 2 ग्राम NH3 बना रहा है, ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, कभी भी क्वेश्चन को मास की टर्म में सोल्व नहीं करते हैं, हमेशा मोल्स या इक्विवेलेंट्स में सोल्व करते हैं। गैसियस रिएक्शन में मोल्स या वॉल्यूम में सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा, ये देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन, नहीं तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, दोनों ही रहने दूं क्या, ये इनका भी क्या रिवीजन कराऊं। नेक्स्ट, ये वाला, ये अच्छा क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एट STP बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 400 ग्राम CaCO3 व्हिच इज 80% प्योर। तो 80% प्योर है, तो उसका मास निकाल लो, प्योर कितना है, 320 ग्राम आ गया, 3.2 मोल। 1 मोल देता CO2 का 1 मोल, 3.2 देता 3.2 मोल, ठीक। अब फाइंड परसेंटेज इंप्योरिटी ऑफ CaCO3 सैंपल इफ 22 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 200 ग्राम ऑफ दिस सैंपल। अब देखो 0.5 मोल मिल गया, 1 मोल से
1 मोल CO2 मिलता है 1 मोल CaCO3 से, 0.5 मोल मिलता है 0.5 मोल CaCO3 से। ठीक, समझ आया ना? तो ये बन जाएगा, कर दोगे फिर। 50 ग्राम CaCO3 से मिल रहा है आपको कितना, 22 ग्राम। पहले हमने क्या किया, CO2 के मोल्स निकाले, तो फिर रिएक्शन लिखी, 1 मोल CO2 मिलता है 1 से, 0.5 मिलता है 0.5 से, फिर मास निकाल दिया CaCO3 का। 50 ग्राम ही चाहिए था, लेकिन आपने कितना यूज कर लिया, 200 ग्राम। यानी वो प्योर सैंपल नहीं है, इम्प्योर है, तो उसमें काम का कितना है, प्योर कितना है 50 ग्राम, बाकी सारा क्या है, इम्प्योर। 150 ग्राम इम्प्योर है, 150 बटे टोटल गुना में 100% इम्प्योरिटी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये नीट के क्वेश्चन, राइट ऑप्शन पूछ रखा किसके लिए, 20 ग्राम 20% प्योर लाइमस्टोन को कंबसन कर दिया, कितना CO2 मिलेगा। पहले तो प्योर CaCO3 निकालो, 0.04 मोल आ जाएगा 4 ग्राम का, तो यहाँ पे 1 मोल से 1 मोल CO2 मिलेगा, 0.04 से 0.04, तो उसका मास बता देना। सेम क्वेश्चन ये, 95% प्योर CaCO3 है, वो न्यूट्रलाइज कर रहा है 50 ml 0.5 मोलर HCl को। तो अब बताओ क्या कितना होगा, कितना मास चाहिएगा इसका। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकाल लो, फिर यहां देखो 2 मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल HCl के साथ, 1 मोल कर रहा है हाफ के साथ, और यहाँ पे 0.025 करेगा, ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 0.025 मोल के साथ। मास निकाल लेना, मास आ जाएगा 1.25, लेकिन ये आंसर नहीं लगाना, ये तो प्योर CaCO3 का मास है। क्या सारा CaCO3 100% प्योर थोड़ा है? अगर 100 ग्राम लेंगे उसमें 95 ही काम का है, तो आप लिखेंगे 95 ग्राम प्योर CaCO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम, 1% है इतने में, 1.25% है वो 1.32 में। कर लोगे या नहीं कर लोगे? नेक्स्ट, कंबसन रिएक्शन, कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंप्लीट कंबसन करोगे तो कार्बन का CO2 और हाइड्रोजन का वाटर बनेगा। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं, इनकम्प्लीट को छोड़ दो, वो काम का नहीं है। राइट ए कंबसन रिएक्शन, बैलेंस कार्बन एटम्स, बैलेंस हाइड्रोजन एटम, देन बैलेंस ऑक्सीजन एटम। ठीक, जैसे ये रिएक्शन है ग्लूकोज का कंबसन, पहले ग्लूकोज का कंबसन लिख दिया, ऑक्सीजन के साथ CO2 और वाटर बनाएगा। पहले कार्बन एटम बैलेंस करो, इधर 6 इधर भी 6, फिर नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन एटम बैलेंस करो, उधर कितने 12, इधर भी 12, फाइनली ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे कितने 18, तो 6 पहले से ही थे, 6 दूनी 12 ही हो गए। कर दोगे? नेक्स्ट, ये सिंपल क्वेश्चंस है, आपको इनका कंबसन करके मास और CO2 का मास ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 फाइंड आउट करना है और वाटर का फाइंड आउट करना है। तो मोल्स फाइंड आउट कर लो, फिर वो क्वेश्चन वैसे सोल्व करना आता है आपको। नेक्स्ट, ये बोल रहा फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबसन ऑफ 0.6 kg कार्बन। अब 0.6 kg कार्बन में कितना हो गया, 50 मोल। अब 1 मोल कार्बन कितने रिक्वायर है, 1 मोल O2, और 50 मोल चाहिए इसको, तो 20 लीटर। अच्छा, उसमें वॉल्यूम आ जाएगा O2 का, लेकिन O2 का वॉल्यूम नहीं पूछा, एयर का पूछा है। तो एयर में तो 100 लीटर एयर होगा ना, उसमें 20 लीटर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप लिखो 20 लीटर O2 है 100 लीटर में, एक है इतने में और 1120 है इतने में। कर लोगे? नेक्स्ट, फॉर द इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ 10 लीटर C3H4 at STP, वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड इज, बताओ क्या होगा, है क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलो, क्या बोला? सेम, पहले वाला, हाँ सेम हो गया ना, हाँ ठीक है। ये रिएक्शन लिख दी, 1 लीटर यार 4 लीटर, 10 लीटर 40 लीटर, तो 20 लीटर CO2 प्रेजेंट है 100 लीटर में, वही एक नियम है। ठीक, लास्ट, इसमें कुछ भी नहीं है, 100% 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया, कंप्लीट कंबसन दे रखा फिनोल का। पहले मोल्स फाइंड आउट कर लो उसके मोल्स फाइंड आउट करके देख लो CO2 कितना मिलेगा। CO2 का सिंपल है मास और वो फाइंड आउट करना। यहाँ पे खास बात क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, इसलिए हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा, बोलो, वाटर वेपर्स बनेंगे। तो वाटर जो वेपर्स बनेंगे ना, तो उसको गैस मान के चलना, तो गैस मान के चलोगे तो वॉल्यूम से बताओगे, मोल्स को 22.4 से मल्टीप्लाई करता ना, ये इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने सिखाया है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ C2H4 टू प्रोड्यूस 180 ml वाटर एट STP। 180 ml वाटर कितना है, 180 ग्राम हो गया, तो 10 मोल, तो 10 देख लो, 2 मोल मिलते हैं 3 मोल O2 के रिएक्शन करने से, 1 मोल वाटर का 3/2 O2, 10 मोल मिलेगा 15 मोल O2 से। कर लोगे ऐसे? इसमें देखो, ये जैसे 500 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन दे रखा है, वो एक्सेस एयर के साथ रिएक्शन करके 2.5 लीटर CO2 और 3.0 लीटर वाटर प्रोड्यूस करता है। फॉर्मूला क्या है भाई? सबसे पहले तो आप इस फॉर्मेट में क्या लिख लो, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन लिख लो, ये गैसियस रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पे ये 0.5 लीटर, ये 2.5 लीटर, ये 3 लीटर, तो इनका सबका रेशियो निकाल लो वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का रेशियो जो आएगा वही मोल्स का आएगा, तो इनका रेशियो आ जाएगा 1:5:6। तो आप बोल सकते हो इसका 1 मोल 1 मोल, सही है। तो इसका यहाँ पे x होना चाहिए था, इसका y/2 होना चाहिए, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू y/2 की वैल्यू 6, तो वो आ गया CXHY, x और y निकाल गए। ठीक, सेम क्वेश्चन ये है, इसमें बस इतना है, 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन
बोल रहा है 16 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 12 लीटर CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो ये इनका रेशियो आएगा 1:4:3, x है 3 और x प्लस y बाई 4 है 4, एक्स वाई की वैल्यू आई, हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। नेक्स्ट 3 liter mixture of propane and butane on complete combustion produces 10 liter CO2, then find ratio of volume of butane and propane in the mixture। भाई ये ब्यूटेन लिख लो पहले, फिर ये प्रोपेन, ये x लीटर तो ये 3 माइनस x लीटर, इसका 1 लीटर 4 लीटर CO2 प्रोड्यूस करेगा, इसका x लीटर 4x लीटर CO2 प्रोड्यूस करेगा, इसका 1 लीटर 3 लीटर CO2 प्रोड्यूस करता है, इसका 3 माइनस x इंटू 3 लीटर प्रोड्यूस करेगा। तो इनका सम कर दो, अब 10 लीटर x आ जाएगा, तो दोनों का रेशियो बता दो, वेरी इजी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसने एक मिक्सचर दे रखा है मिथेन और किसका, इथाइलिन यानी इथीन का, x:y। तो बोल रहा है कि इनका टोटल वॉल्यूम कितना है, 30 ml है, जो कंबसन करने पे 40 ml CO2 देगा। तो अगर इनका रेशियो y:x होता तो CO2 कितनी बनती, पहले यहाँ पे x और y रेशियो है इनका, वो ये देगा कितना x ml CO2, ये देगा 2y ml CO2, तो x प्लस y 30 ml दोनों का सम, और x प्लस 2y टोटल CO2 कितनी 40 ml, x और y की वैल्यू आ गई 10 और x की आ गई 20 और y की आ गई 10। तो यहां पे अब बोल रहा है कि इनको उल्टा कर दो, मिथेन को y ml और इथीन को x ml, तो y कितना 10 ml और ये कितना 20 ml, तो इसका 10 ml कितना देगा 10 ml CO2, इसका 20 ml कितना देगा 40 ml CO2, टोटल आ गया 50 ml, वेरी इजी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एट STP फॉर कंप्लीट कंबसन ऑफ 112 ग्राम Fe। आयरन के 2 मोल है, ये रिएक्शन लिखी, 4 मोल से 3 मोल मिलेगा, हाँ 4 मोल रिएक्ट करेगा, 3 मोल O2 के साथ, 1 करेगा 3/4 के साथ, 2 करेगा इतने के साथ, बाकी ये 2-3 रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में लिखी लिखवा दी। नेक्स्ट इसके बाद लिमिटिंग रिजेंट। भाई कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, सबसे पहले हम लिमिटिंग रिजेंट चेक करेंगे। लिमिटिंग रिजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में लिमिट लगा दे, जो रिएक्शन में ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में खत्म हो जाए और जो बच जाएगा एक्सेस रिजेंट। तो लिमिटिंग रिजेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है, ऑलवेज चेक LR इन क्वेश्चन, पहले LR चेक करो, फिर क्वेश्चन को सोल्व करो अकॉर्डिंग टू LR। कैसे करते हैं, L फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट इन बैलेंस रिएक्शन, जिसका L छोटा आएगा, जिसका L स्मॉलेस्ट है, वही रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिजेंट है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर दो। कर लोगे, हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन LR के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक। और सबसे पहले क्वेश्चन क्या करोगे, LR फाइंड आउट करोगे, कैसे, L फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस रिएक्शन, जिसका L स्मॉलेस्ट वही LR है। और गैसियस रिएक्शन हो तो उसमें मोल्स की बजाय आप वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, वॉल्यूम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ये देखो, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, A कन्वर्टिंग इनटू A प्लस 2B कन्वर्टिंग इनटू C, तो 5 मोल A के दे दिए, 8 मोल B के, तो पहले इनका LR फाइंड आउट करो, 5/1 8/2 4, तो LR आ गया B। तो अब क्या करोगे, 2 मोल ऑफ B प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ C, और 1 मोल ऑफ B प्रोड्यूस 1/2 मोल, और 8 प्रोड्यूस 4 मोल ऑफ C, आ जाएगा। नीट का क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन ये, इसका 40 ग्राम दे दिया, इसका 98 ग्राम, पहले दोनों का मोल फाइंड आउट कर दिया, तो LR फाइंड आउट किया, L इसका 1/2 आया, इसका 1 आया, तो ये लिमिटिंग रिजेंट, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करो। 2 मोल NaOH गिव 1 मोल Na2SO4, 1 मोल विल गिव हाफ मोल का मास। सिमिलरली 2 मोल NaOH गिव 2 मोल वाटर, 1 मोल NaOH गिव 1 मोल वाटर, यानी 18 ग्राम वाटर। नेक्स्ट 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद 0.5 मोल Cl2, तो ये रिएक्शन लिख ली, इसमें LR आपका Cl2 आ गया, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व किया, 1 मोल तो दे रहा है 2 मोल HCl, 0.5 देगा 1 मोल HCl, तो यानी 22.4 लीटर, दोनों नीट के क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसमें वॉल्यूम दे रखी है H2 की और Cl2 की, और पूछ रहा है कि HCl की मतलब फाइनल मिक्सचर की कंपोजिशन क्या होगी। भाई यहाँ पे LR फाइंड आउट करो, डायरेक्ट वॉल्यूम को LR उसे स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दिया, LR आ गया Cl2। अब 1 लीटर Cl2 प्रोड्यूस 2 लीटर HCl, तो फिर 11.2 लीटर विल प्रोड्यूस 22.4, तो HCl तो 22.4 आ गया, लेकिन H2 क्या एक्सेस में है, इसका 1 लीटर इसके 1 लीटर के साथ रिएक्शन करता है, 11.2 लीटर के साथ करेगा, तो 12 में से कितना बच जाएगा 0.8 लीटर, H2 बच जाएगा, आंसर 4। नेक्स्ट अब ये 4 ग्राम हाइड्रोजन इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन, तो पहले एक काम करो, दोनों के मोल्स निकाल लो, निकाल लिया, फिर L फाइंड आउट कर लो बैलेंस रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके, तो LR आ गया O2। अब रिएक्शन के अकॉर्डिंग हाफ मोल O2 गिव 1 मोल H2O, 1 मोल O2 गिव 2 मोल H2O, और इसके कितने मोल्स दे रखे हैं 4 ग्राम के, 1/8, तो ये आ जाएगा 1/4 मोल H2O, यानी 4.5 ग्राम। नीट का क्वेश्चन है ये भी, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या था,
ये 8 मोल एसिटाइलिन रिएक्ट विद 10 मोल O2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड वाटर ऑब्टेन्ड एट HTB। कुछ भी नहीं, ये रिएक्शन लिखी, कंबसन रिएक्शन, इसका 8 मोल, इसका 10 मोल। L फाइंड आउट करो, L इसका 4 आया, इसका 8 आया, स्मॉल इसका है तो O2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो 5/2 मोल O2 प्रोड्यूस, 2 मोल CO2, 1 मोल प्रोड्यूस, 4/5 और 10 मोल प्रोड्यूस, कितना, 8 मोल CO2। वॉल्यूम फाइंड आउट कर दो, मास फाइंड आउट कर दो। ऐसे ही H2 होगा, H2 यहाँ पे लिक्विड बनेगा क्योंकि उसने वाटर वेपर्स या 100 डिग्री सेल्सियस लिख के नहीं दिया है। STP लिख दे, रूम टेम्परेचर लिख दे, कुछ भी ना लिखे तब लिक्विड मानते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पे वॉल्यूम दे दी इथाइलिन की, बोल रहा है कि 56 लीटर O2 के साथ बर्न किया गया, तो दोनों में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, LR आ गया इथीन, और 1 लीटर इथीन प्रोड्यूस, 2 लीटर CO2, 11.2 लीटर विल प्रोड्यूस, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हैपर प्रोसेस में 30 लीटर H2 है, 30 लीटर N2 है, तो ये यील्ड का 50% प्रोडक्ट देते हैं ओनली। फाइनल कंपोजिशन बताओ भाई। सबसे पहले N2H2 रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे LR फाइंड आउट कर लिया आपने, कौन है, H2, इसके अकॉर्डिंग 3 लीटर H2 प्रोड्यूस, 2 लीटर 1 अमोनिया, 1 लीटर 2/3 लीटर अमोनिया, और 30 लीटर H2 20 लीटर अमोनिया। लेकिन इतना नहीं मिलता, इसका कितना मिलता है, सिर्फ 50%, तो इसका 50% हो गया 10 लीटर। अब 10 लीटर अमोनिया ही बना, तो अब देखो N2 भी बचेगा, H2 भी बचेगा, और 10 लीटर अमोनिया भी बन गया। तो 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए कितना चाहिए, सोचो, आपने ये रिएक्शन लिख दी, ये 10 लीटर बनाने के लिए कितना चाहिए यार, 2 लीटर के लिए 3 लीटर चाहिए, तो 10 के लिए 15 लीटर चाहिएगा। ये 2 लीटर के लिए N2 1 लीटर चाहिए, तो 10 लीटर के लिए कितना चाहिएगा, 5 लीटर चाहिएगा। तो 5 लीटर तो आपको अमोनिया चाहिए, और 15 लीटर आपको H2 चाहिए, और 10 लीटर आपका अमोनिया बना है। तो एक काम करो, 30 में से 5 गया, कितना N2 बचा, 25 लीटर, और 30 में से 15 H2 गया, कितना बचा, 15 लीटर H2, और 10 लीटर अमोनिया बन ही रहा है, ये हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 ग्राम मैग्नीशियम 0.56 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, बताओ कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस में बचेगा और कितना बचेगा। तो ये रिएक्शन लिख दी, ये 1 ग्राम, ये 0.56 ग्राम, ये 1/24, ये इसके मोल्स आ गए, तो L फाइंड आउट कर लिया। L फाइंड आउट करने के बाद LR आ गया, LR O2 है, 1 मोल O2 प्रोड्यूस, रिएक्ट विद 2 मोल Mg, 0.56/32 रिएक्ट करेगा इतने के साथ, इसका मास आ गया 0.84 ग्राम। तो बच गया कितना मैग्नीशियम, 1 - 0.84, 0.16। कर लोगे भाई। Subscribe Revise Classes channel for latest update on NEET exam.